हेलो एवरीवन, CDS 2 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, ऑलरेडी 2 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, ये 3rd पार्ट है। और इससे पहले मैंने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसकी पूरी एनालिसिस करवा दी है। प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने सोर्स बताया है, किस बुक से पूछे गए। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 89th नंबर, ये सेट ए के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी बात यहाँ पे गलत दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन 85th, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 85th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो देखिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमारे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी ABCD इस तरह के आपको लेटर्स देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि इसे अमेंडमेंट करके डाला गया है। तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। और ये बात 86th में हुई है, तो 85th यहाँ पर गलत है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली CDS 2016 में पूछा गया था। आपसे पूछा गया था क्या क्वेश्चन में, कि द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू, यानी राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। और ऑप्शंस थे आपके पास 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, इस तरह से 4 ऑप्शंस थे। तो ऑफकोर्स उसी क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये बात यहाँ पे गलत है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया हो तो ये हर एग्जाम में पूछा गया है कि किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स में। अब देखिए CDS के क्वेश्चंस में ना एक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे मैंने हिस्ट्री की एनालिसिस करवाई है, वहाँ पे मैंने आपको बहुत बार दिखाया है कि जब एक टॉपिक उठा ले आता है तो मल्टीपल ईयर्स में उसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूँ 86th अमेंडमेंट एक्ट की, तो अगर आप देखेंगे CDS 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द 86th अमेंडमेंट एक्ट। और ऑप्शन थे हमारे पास टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। दूसरा में था कि to provide opportunities for education to one's child between the age of 6 and 14 years। तीसरा ऑप्शन था to work for the welfare of women and children। और चौथा ऑप्शन था to promote peace and harmony। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि राइट टू एजुकेशन को जब इंक्लूड किया गया तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई। सो हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो ऑफकोर्स ऑप्शन ए हमारा आंसर है। बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। ऑफकोर्स जब मैंने CAPF की एनालिसिस करवाई है, वहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल 21 और 22 बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे UPSC के PYQs के साथ कवर किया। तीसरा देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये मैंने रिट्स में कवर किया है। रिट्स की अलग से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि रिट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अंतर्गत मैंने बताया है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के तहत, जिसे BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगला देखिए रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ये भी बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की रीट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये मैंने डिटेल से कवर किया है। सो इसके पीछे की वजह भी मैंने आपको बताई थी कि हाई कोर्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है वो तो ही जा सकता है, बट अगर हाई कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य कोई भी राइट, जैसे लीगल राइट या इसके अलावा अन्य राइट्स का भी अगर उल्लंघन होता है, उसका हनन होता है, तो हाई कोर्ट जाया जा सकता है। यानी यहाँ से स्पष्ट होता है कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा वाइडर जुरिस्डिक्शन है जब बात आती है रीट की। तो रीट ये भी बात बिल्कुल सही है, हमसे नोट करके पूछा गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए बाकी के भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शन से भी कई बार क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए जाते हैं, और ये ऑलरेडी किए भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रिप्स मिशन का है, तो इसे मैंने हिस्ट्री वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर किया है। इससे रिलेटेड CSE 2022 में भी क्वेश्चन आया, मैंने वो क्वेश्चन भी दिखाया है कि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से उसे कैसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टेंस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आपको पता है कि जो इमरजेंसी की बात है उसमें 3 टाइप्स दिए गए हैं, 352 में, 356 के अंदर और 360 में। 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल्स जिसे कहते हैं, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि कौन से प्रोविज़न में, कौन से सर्कमस्टेंसेज में नेशनल लेवल पे इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 352।
सो ये चीज़ डेफिनेटली आपको लक्ष्मीकांत बुक में देखने को मिल जाएगी अलग से इमरजेंसी के चैप्टर में। सो अगर आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात है, तो वहाँ पे जो हमें इमरजेंसी दी गई वो 3 तरह के 3 सर्कमस्टेंसेस में लगाई जा सकती है। कौन कौन सा है ध्यान दीजिए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। सो देखिए इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन में 3 तरह के सर्कमस्टेंसेस दिए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को लेके। पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा आर्म्ड रेबेलियन। अब देखिए क्या था स्टार्टिंग में, ये जो वर्ड है आर्म्ड रेबेलियन का, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस होने के कारण ये वर्ड बहुत ही वाइडर कोनोटेशन रखता था और ये बहुत ज़्यादा वेग था, क्लियर पता नहीं चलता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का अर्थ क्या है। और इसी को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ और बाद में इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस किया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके आर्म्ड रेबेलियन वाली बात की गई, सशस्त्र विद्रोह की बात की गई। पहले इंटरनल रेबेलियन में, आंतरिक उपद्रव में पता ही नहीं चलता था कि कौन सी एक्चुअल रीजंस है, ठीक है। तो ये वाइडर कोनोटेशन होने के कारण इसे हटाया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसे कम आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस किया गया, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सो क्या ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था? नहीं, ऑलरेडी सीडीएस में ही 2016 में आप देख सकते हैं पूछा गया था कि अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इफ सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय। किन चीज़ से खतरा हो? पहला वार था, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो जैसा कि मैंने बताया था, ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा वेग है, इसे हटा दिया गया है। और हमारे पास सिर्फ 3 सर्कमस्टेंसेज अभी हैं नेशनल इमरजेंसी को लेके। कौन कौन से? वार है, युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन है और तीसरा आर्म्ड रेबेलियन है। तो देख रहे हैं आप इसी क्वेश्चन को किस तरह से रिपीट किया गया दोबारा 2021 में। सो देखिए क्वेश्चन वही रहते हैं, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आपको पीवाईक्यूज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और यही इस चैनल का मोटिव भी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि वाकई में पीवाईक्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और इन्हीं क्वेश्चन में कुछ 2-4 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करने के कारण उनका नहीं हो पाता। तो बताइए फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है? वॉर है, हाँ है। आर्म्ड रेबेलियन हमने देखा, क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है? नहीं, हटा दिया गया है। एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो ए, बी और डी तीनों हैं। हमसे पूछा गया कौन सा पार्ट नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया, ये मैंने आपको दिखा दिया, एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर सेट ए के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स के बारे में कौन सी बातें सही हैं। करेक्ट पे आपको फोकस करना है, इस बार नॉट करेक्ट नहीं है। देयर इज़ वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें सिर्फ एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा। दूसरा कहा गया किसी भी पर्सन को नो पर्सन इज इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन, यानी बाहर नहीं किया सकता। किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम, यानी इन चीज़ों के बेसिस पे किसी को भी इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं किया जा सकता। तीसरा कहा गया है एक भारत का नागरिक नॉट लेस देन 18 years of age can cast his her vote unless disqualified under a law of an appropriate legislation, यानी कि अगर उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया और 18 साल से अधिक उम्र का है तो उसे फिर वोट देने दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही है। सो अगेन ये चीज़ आपको लक्ष्मीकांत के अंतर्गत मिल जाएगी, बट मैं हमेशा बेयर कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता हूँ आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस के लिए। सो आर्टिकल 325 समझिए, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू बी क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, यानी इन चीज़ों के बेसिस पे किसी भी पर्सन को बाहर नहीं किया सकता फ्रॉम इलेक्टोरल रोल। और यहाँ पे ये भी बताया गया है देयर सेल बी ओनली वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक इलेक्टोरल रोल होगी हर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉर इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव हो या फिर लोकसभा या राज्यसभा का हो। वहाँ पे हमें ये बताया गया है कि सिर्फ एक जनरल इलेक्टोरल रोल बनाई जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाएगा? and no person shall be ineligible for inclusion in any such role or claim to be included in any special electoral role for any such constituency on ground only of religion, race, caste, sex or any of them, यानी इन चीज़ों के बेसिस पे किसी को भी अलग से नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आप आर्टिकल 326 भी पढ़ सकते हैं, द इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, जिससे आप सबको बारे में पता होगा एडल्ट सफरेज के बारे में, दैट इज टू से एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed that behalf
बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, और अगर उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है तो, और एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंस अनसाउंडनेस, यानी इन चीज़ों की बात की गई है बेसिकली। तो सिंपली हालांकि बहुत लेंदी वे में आर्टिकल्स को लिखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना देखने को मिले, कोई गलत वे में इन चीज़ों को ना एक्सप्लेन करे। तो सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी का 18 साल हो गई है तो उसे इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं किया सकता अगर वो डिस्क्वालीफाई ना हो अदरवाइज तो। सो यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल 325 के तहत कि बिल्कुल सही बात है, एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। और ये भी हमने देखा कि हाँ, किसी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं करार किया सकता फ्रॉम इलेक्टोरल रोल ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। और तीसरा देखिए, कोई भी भारत का नागरिक जो 18 साल से कम उम्र का ना हो कैन कास्ट हिज वोट अनलेस डिस्क्वालीफाइड अंडर अ लॉ। ये भी बिल्कुल सही है, यानी नॉट लेस देन 18 ईयर्स का मतलब मिनिमम 18 ईयर्स तो होना ही चाहिए। तो ये तीनों बातें सही है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा? ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कहा गया इट इज़ नॉट अकीन टू ऑटोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी ये ऑटोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म के सिमिलर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, ऑथोरिटेरियनिज्म का भी एक्सट्रीम वर्जन है टोटलिटेरियनिज्म, और इसके अंतर्गत जैसे एक सिंगल पार्टी की डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है, स्टेट ऑल पावरफुल हो जाता है, इंडिविजुअल को पूरे तरीके से सबऑर्डिनेट किया जाता है अंडर टोटलिटेरियनिज्म रिजाइम। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इट इज़ नॉट अकीन, तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, इट असर्व्स पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल बट इट डज नॉट असर्व पर्सनल फ्रीडम, यानी पर्सनल फ्रीडम दी जाती है टोटलिटेरियनिज्म के अंतर्गत। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। पर्सनल फ्रीडम को पूरे तरीके से हनन कर लिया जाता है टोटलिटेरियनिज्म में। सिंगल पार्टी की डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है और स्टेट ऑल पावरफुल हो जाता है और इंडिविजुअल को पूरे तरीके से सबऑर्डिनेट किया जाता है, किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं दी जाती। नेक्स्ट देखिए, इट इम्प्लाइज एबोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी। ये भी बात बिल्कुल सही है, सिविल सोसाइटी को अबोलिश करने की बात करता है। इट इज़ यूजुअली आइडेंटिफाइड विथ अ वन पार्टी स्टेट। बिल्कुल सही बात है, वन पार्टी स्टेट की मैंने बात की, सिंगल पार्टी डोमिनेटिंग हो जाएगी पूरे तरीके से और किसी प्रकार की कोई इंडिविजुअल या पर्सनल फ्रीडम नहीं दी जाएगी। वही होती है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। सो इतने ही क्वेश्चंस थे आई थिंक पॉलिटी के, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब्जेक्ट की भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स पूरे के पूरे पेपर के सॉल्यूशन इसी तरह से इसी वे में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।